सो नाउ गाइस वी विल स्टार्ट विथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर पढ़ा। फिर हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा। हमने ये देखा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने ये देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। एक होता है सिनगैमी, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। नाउ वी विल स्टार्ट विथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दोस्तों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को अगर आपको समझना है तो आप इधर देखें, इस डायग्राम को देख, इस चार्ट को देखें। सो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ दोस्तों, व्हाट हैपेंड इन फर्टिलाइजेशन इवेंट, व्हाट हैपेंड इन फर्टिलाइजेशन इवेंट, देयर वाज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट देयर वाज सिनगैमी, राइट। सिनगैमी का मतलब क्या है दोस्तों, व्हेन मेल गैमेट विल फ्यूज विद फीमेल गैमेट एंड इट विल फॉर्म जाइगोट, दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। तो सिनगैमी से क्या बना, जाइगोट बना, राइट। सिनगैमी से क्या बना, जाइगोट बना। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, राइट। ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, सेंट्रल सेल इट फ्यूज्ड विथ मेल गैमेट टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट, एंड दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वाज ट्रिप्लॉइड, राइट। अब क्या होगा दोस्तों, इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, in post fertilization what will happen, this zygote will become embryo, this zygote will become embryo, this is called as embryogenesis, this process is called as embryogenesis. This primary endosperm cell will become endosperm, will become endosperm, understood. Then remaining ovary, ovary will become fruit, जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगी, और जो ओव्यूल्स है, जो ओव्यूल्स है दे बिकम सीड, दे बिकम सीड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। ये ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, राइट। सो दिस इज आवर ओव्यूल, एंड ये ओव्यूल के अंदर क्या होगा, दिस ओव्यूल विल हैव एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर दोस्तों, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, इन दिस एम्ब्रियो सैक देयर इज जाइगोट हियर and there is primary endosperm cell here, understood. So this is your primary endosperm cell and this is your zygote, this is your zygote. What will happen in post fertilization events, tell me what will happen in एक सेकेंड मैं इधर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। So this is your primary endosperm cell. Now what will, so this is your primary endosperm cell and this is your zygote. So what will happen in post fertilization events, what will happen in post fertilization events, PEC. So this PEC will become, PEC will become endosperm, कहां पे, कहां पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो आप ये जो देख रहे हैं येलो कलर का जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये बनेगा एंडोस्पर्म, अंडरस्टूड। सो दिस इज जाइगोट एंड दिस जाइगोट, नाउ दिस जाइगोट विल बिकम embryo and this process is called as, this process is called as embryogenesis, this process is called as embryogenesis. Now this whole ovule, ये जो सारा ovule है दोस्तों, this whole ovule, this whole ovule will become seed. So post fertilization event में क्या होगा, ovule will become seed and this whole ovary, this whole ovary, this whole ovary will become fruit, this whole ovary will become fruit. तो आप देख सकते हैं ओवरी फ्रूट हो जाएगा, तो फ्रूट, फ्रूट के अंदर होगा सीड, सीड के अंदर होगा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, राइट। सो दिस इज योर, सो दिस इज योर फ्रूट, दिस इज योर फ्रूट, दिस इज योर सीड, दिस इज योर सीड, और सीड के अंदर होगा एंडोस्पर्म. सो दिस व्हाइट कलर डॉट यू आर सीइंग, इट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंड सीड के अंदर एक और चीज क्या होगी, इट विल बी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो. सो अंडरस्टूड दोस्तों. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है, जाइगोट विल बिकम एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म विल बिकम एंडोस्पर्म, ओव्यूल्स विल बिकम सीड, ओवरी विल बिकम फ्रूट. कैसे बनेगा, मैंने आपको एक जनरल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके. अंडरस्टूड. सो अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे, स्लाइड्स को पढ़ेंगे. सो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड, क्या क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, एंडोस्पर्म डेवलप होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड, ओव्यूल्स सीड में बदल जाएंगे और ओवरी विल बिकम फ्रूट, ओवरी विल बिकम फ्रूट. अब हम पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है. अंडरस्टूड. सो आई विल रिमूव दिस. सो अगर आपने कॉपी करना है तो आप
ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं समझाने के लिए। नाउ अब एंडोस्पर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म कहां बनता है? एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। एम्ब्रियो सैक कहां होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। एंडोस्पर्म किससे बनता है? व्हाट मेक्स एंडोस्पर्म? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विल मेक एंडोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, तो अब ये एंडोस्पर्म क्या है दोस्तों? एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, so endosperm is a nutritive tissue that nourishes the developing embryo. so सीड के अंदर या फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो हमने क्या देखा, ये अगर ये एम्ब्रियो सैक है, इफ दिस इज एम्ब्रियो सैक, सॉरी लेट मी इंक्रीज द थिकनेस। सो अगर ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर दिस विल बी द एंडोस्पर्म, दिस विल बी द एंडोस्पर्म एंड दिस विल बी द एम्ब्रियो, दिस विल बी द एम्ब्रियो। तो ये एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? दिस एंडोस्पर्म विल नरिश दिस एम्ब्रियो। ये जो एंडोस्पर्म है दोस्तों, ये क्या करेगा? ये एम्ब्रियो को नरिश करेगा। सो एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट विल नरिश द एम्ब्रियो। अब एंडोस्पर्म कैसे बनता है? एंडोस्पर्म कैसे बनता है? दिस इज अ वेरी 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 यूनिक थिंग, अंडरस्टूड? इट इज वेरी यूनिक। सो एंडोस्पर्म कैसे बनता है? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल and this nucleus is your primary endosperm nucleus, right? So this is your primary PEN, so this is your primary endosperm nucleus. अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है दोस्तों, इट इज triploid. Now this primary endosperm nucleus will undergo division, it will divide, it will undergo division, it will undergo mitotic divisions to form endosperm tissue, to form endosperm tissue. but ये जो division है दोस्तों, this division is very very unique, दिस डिवीजन। सो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है दोस्तों, दिस विल अंडरगो मेनी माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म एंडोस्पर्म्स, बट दिस डिवीजन इज वेरी यूनिक। कैसे यूनिक है? कैसे यूनिक है मैं आपको समझाता हूं, सो दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड दिस न्यूक्लियस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या होगा दोस्तों? इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा? तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा? देयर विल बी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। सो इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा? देयर विल बी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स का मतलब क्या है दोस्तों? ओनली द न्यूक्लियस विल डिवाइड, ओनली द न्यूक्लियस विल डिवाइड। तो क्या होगा? क्या होगा? 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से ऐसे होकर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं एक सेल के अंदर, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या हो रहा है? देयर इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, इट विल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स एंड इट विल फॉर्म मेनी 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 न्यूक्लियाई। अब क्या होगा दोस्तों? सो दिस स्टेज, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सो स्टेज ऑफ प्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या होगा दोस्तों? अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सो अब तक क्या हुआ? बहुत सारे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, राइट? सो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। So there are a lot of nuclei in the primary endosperm cell. So अब क्या होगा दोस्तों? अब क्या होगा? In the periphery. So now what will happen is in the periphery, there will be cell wall formation. अब क्या होगा दोस्तों? अब क्या होगा दोस्तों? ये जो न्यूक्लियाई है, ये जो बहुत सारे न्यूक्लियाई है, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियाई है। अब क्या होगा? इन द पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब कॉर्नर्स में, इन कॉर्नर्स
कॉर्नर्स में क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल लाइक दिस अराउंड द न्यूक्लियाई. So there will be formation of cell wall around the nuclei like this. So there will be formation of cell wall around the nuclei in the periphery. So in the periphery there will be cell wall formation around the nuclei इन द न्यूक्लियर. तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सेंटर में जो टिश्यू है वो सिर्फ न्यूक्लियस से भरा पड़ा है, बहुत सारे न्यूक्लियाई से भरा पड़ा है. सो दिस, अब ये जो टिश्यू रहेगा दोस्तों, दिस टिश्यू विल बी फ्लूइड इन नेचर. नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको समझाता हूं. तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों, ये क्या है. सो नो दिस इज, अब इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में जो सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाले पोर्शन में सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं. सो दिस पोर्शन विल बी फ्लूइड इन नेचर. इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्लूइड एंडोस्पर्म. अब दोस्तों इसी स्ट्रक्चर में आप पेरिफेरी में देख सकते हैं, पेरिफेरी में क्या है, there is lot of cell wall formation around the nuclei. तो in periphery around the nuclei there is formation of cell wall. So this endosperm will become solid. So this is called as solid endosperm. अंडरस्टूड. सो दोस्तों एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एक वेरी यूनिक तरीके से एंडोस्पर्म बनता है. आप देख सकते हैं वो यूनिक तरीका क्या है. पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा, उसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा. नाउ दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. जब ये बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा तो क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे. इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट क्या होगा, देयर विल बी स्टेज ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन. इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन. तो स्टेज ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या हुआ दोस्तों, स्टेज ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या होगा दोस्तों, इन द कॉर्नर्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अराउंड द न्यूक्लियाई. सो इन द कॉर्नर्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अराउंड द न्यूक्लियाई. तो आप देख सकते हैं इन द पेरिफेरी देयर विल बी सेल वॉल फॉर्मेशन अराउंड द न्यूक्लियाई. तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो सेंटर वाला पोर्शन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे. राइट, इन द सेंटर वाला जो पोर्शन होगा उसमें सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे. इस एंडोस्पर्म को हम कहते हैं फ्लूइड एंडोस्पर्म. और पेरिफेरी में जो होगा, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो सेल्स में बन चुका है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सॉलिड एंडोस्पर्म. अंडरस्टूड. सो अब जो स्लाइड्स में है उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं. ठीक है, ऑलरेडी हमने सब कुछ समझ लिया, अब फिर स्लाइड्स को पढ़ते हैं. तो अब देख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डिवाइड होगा, बहुत बार डिवाइड होगा और एंडोस्पर्म टिश्यू में बनेगा. नाउ अब देखते हैं हम लोग अब कैसे होता है, हम देखते हैं. सो फर्स्ट देयर इज स्टेज ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बहुत बार सक्सेसिवली इट विल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियाई. अंडरस्टूड. एंड then there will be cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. तो बाद में क्या होगा, एंडोस्पर्म बनेगा, there will be formation of cell wall and the endosperm becomes cellular and solid. Understood. And this is called as cellularization or stage of cell wall formation. Now अब दोस्तों ये जो मैंने कहा कि सेंटर में जो है फ्लूइड एंडोस्पर्म रहेगा और पेरिफेरी में जो है वो सॉलिड एंडोस्पर्म रहेगा. जब मैंने आपको बोला तो कहीं पर आपको टेंडर कोकोनट हिट हुआ या नहीं, हिट हुआ होगा ना. सो आपने क्या देखा है इन टेंडर कोकोनट, ये जो टेंडर कोकोनट होता है, सो इन टेंडर कोकोनट हमने सबने देखा है, टेंडर कोकोनट होता है उसमें हमने देखा है कि टेंडर कोकोनट कैसे होता है, सेंटर में बहुत सारा फ्लूइड होगा. सो इन सेंटर देयर विल बी फ्लूइड एंड इन द पेरिफेरी हमने एक सॉलिड चीज देखा है ना, सॉलिड रहता है. ये सॉलिड को हम
हमारे उर्दू में हम इसको खोपरा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में। सो इसको इंग्लिश में तो कर्नल कहते हैं, राइट, कर्नल कहते हैं। तो टेंडर कोकोनट में आपने देखा ही होगा, सेंटर में फ्लूइड होता है और पेरिफेरी में जो है व्हाइट कलर का जिसको हम खाते हैं उसको हम कर्नल कहते हैं। सो दिस फ्लूइड इज नथिंग बट योर फ्लूइड एंडोस्पर्म, इस फ्लूइड एंडोस्पर्म, और ये जो कर्नल है दिस इज नथिंग बट दी सॉलिड एंडोस्पर्म, सॉलिड एंडोस्पर्म। तो आप कोकोनट में जो खाते हैं दैट इज एंडोस्पर्म, स्पर्म नहीं खाते, एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट कंसिस्ट ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो सेंटर में जो पानी होता है इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड इट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड व्हाइल द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। अंडरस्टूड। अब दोस्तों अब हमें दो टर्म्स को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो क्या टर्म्स है, वो क्या टर्म्स है? एक सेकेंड में एक साफ कर लेता हूं, मैं आपको साफ कर लेता हूं कि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, तो दो टर्म्स है दोस्तों, वो दो टर्म्स क्या है आप देखिए। तो पहला टर्म है नॉन एल्बुमिनस सीड्स, नॉन एल्बुमिनस सीड्स एंड एल्बुमिनस सीड्स। नॉन एल्बुमिनस सीड्स का मतलब वो होता है दोस्तों जो सीड्स में कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता। मींस व्हाट, जब नो दिस इज योर एम्ब्रियो sac में this is your endosperm, this is the embryo. Now what happens in non-albuminous seeds is the endosperm, so this endosperm is completely consumed during embryonic development. So अगर endosperm is completely consumed during embryonic development, so there will be no endosperm remaining in the seed, that those seeds are called as non-albuminous seeds. तो नॉन एल्बुमिनस सीड्स का मतलब क्या है दोस्तों? नो एंडोस्पर्म इन सीड। व्हाई? बिकॉज ऑल द एंडोस्पर्म इज यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब दूसरा वर्ड होता है एल्बुमिनस सीड्स। एल्बुमिनस सीड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? देयर विल बी some endosperm will be remaining, some endosperm will be remaining in seed. So there will be some endosperm remaining in the seed. Why? Because the endosperm is not completely consumed by the developing embryo, developing embryo। तो आप इधर आप देख सकते हैं, so slides में क्या लिखा है? endosperm may be entirely consumed by the developing embryo। so अगर एम्ब्रियो ने पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया, देयर विल बी नो एंडोस्पर्म इन द सीड एंड दो सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एल्बुमिनस सीड्स। एग्जांपल क्या है? पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है, राइट। एंड एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर सीड्स। थोड़े मैच्योर सीड्स ऐसे होंगे उसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा होगा। क्यों बचा है? क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है। एग्जांपल कैस्टर एंड कोकोनट, कैस्टर एंड कोकोनट। ओके, तो हमने पहला टिश्यू पढ़ लिया, पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के एंडोस्पर्म कैसे बनता है हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो, हाउ एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम जाइगोट। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा दोस्तों? जाइगोट विल बिकम एम्ब्रियो, zygote will become embryo and the embryo will develop. This is called as embryogenesis, this is called as embryogenesis। Understood? So how this zygote is formed, where how this embryo is formed, where this embryo is formed, it is very important for us for us to learn। So what is, आप देख सकते हैं दोस्तों, embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। ये तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में उससे पहले भी बोला था कि एम्ब्रियो विल डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। अंडरस्टूड? द zygote will become embryo at the micropylar end of the embryo sac। तो embryo sac के अंदर, so if this is your embryo sac, this is your embryo sac, so micropylar end, जो micropylar end होता है यहां पर zygote embryo बनता है, यहां पर zygote embryo बनता है। अंडरस्टूड? अब दोस्तों एम्ब्रियोजेनेसिस ये जो प्रोसेस है
ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ये स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ही जाइगोट बनेगा जाइगोट विल नॉट स्टार्ट टू बिकम एम्ब्रियो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट विल हैपन, द जाइगोट विल वेट फॉर सर्टेन टाइम। क्यों वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है एंडोस्पर्म का, ये वेट कर रहा है थोड़ी देर के लिए ताकि एंडोस्पर्म जो है वो बन जाए, बाद में जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट करेगा। नहीं समझ में, मैं फिर से आपको समझाता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दोस्तों जाइगोट विल नॉट इमीडिएटली बिकम इनटू एम्ब्रियो, इट विल नॉट स्टार्ट डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो, इट विल वेट, थोड़ी टाइम के लिए वो वेट करेगा। क्यों वेट कर रहा है, इट विल वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म टू फॉर्म, क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए होता है। द एम्ब्रियो और द जाइगोट विल वेट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, certain period of time till some amount of endosperm is formed so that it can get nourishment, उसको nourishment मिल सके। आप देख सकते हैं most zygote divides only after certain amount of endosperm is formed, understood? क्यों, to provide proper nutrition। तो बहुत सारी जगह embryo will not the zygote will not immediately develop into embryo, it will wait, थोड़ी देर के लिए वेट करेगा ताकि थोड़ा सा एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाए ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। अब ये जाइगोट जो है दोस्तों ये कैसे एम्ब्रियो बनता है, हाउ दिस जाइगोट बिकम्स एम्ब्रियो। जाइगोट जो होता है दोस्तों, फर्स्ट फर्स्ट जाइगोट जो होता है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। कैसे जाइगोट कैसे बना, मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज हुए, दो गैमिट्स फ्यूज होकर एक सेल बनाए, दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट विल अंडरगो सेल डिविजन्स, सेल डिवीजन, कौन से सेल डिवीजन दोस्तों, इट विल अंडरगो माइटोसिस। सो दिस zygote will undergo lot of mitosis to form embryo, to form embryo, understood? To form embryo। अब दोस्तों मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में इनिशियल स्टेजेस में जो है एम्ब्रियोजेनेसिस सेम होता है, बट लेटर ऑन इट विल चेंज। तो आप देख सकते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलप इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट इज सेम, अंडरस्टूड? अब दोस्तों हम पढ़ेंगे डाइकॉट, डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे बनता है, डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे बनता है। अब आप इधर देख सकते हैं ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, लेट मी चेंज माय पेन कलर। सो ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर जाइगोट। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, इट इज डिप्लॉयड। नाउ दिस जाइगोट विल स्टार्ट टू अंडरगो मेनी सक्सेसिव माइटोसिस। ये क्या करेगा, जाइगोट माइटोसिस करेगा, बहुत सारे माइटोसिस करेगा और एम्ब्रियो को बनाएगा। तो आप देख सकते हैं दिस जाइगोट फर्स्ट इट विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म टू सेल्स, these two cells will undergo to form four will undergo eight will become 16 and 16 will become 30। तो ऐसा डिवाइड होते होते बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, बहुत सारे सेल बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, दो सेल स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। ये प्रो एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करेगा, फर्दर डिवाइड कर कर क्या बनेगा, इट विल बिकम ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, अंडरस्टूड? इट विल बिकम ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्यों इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक अ ग्लोब, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, इस एम्ब्रियो में आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं, इसको हम कहते हैं सस्पेंसर, इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सस्पेंसर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सस्पेंसर। then this globular embryo will become into heart shaped embryo। तो आप देख सकते हैं this embryo is heart shaped, that is why it is called as heart shaped embryo, and this heart shaped embryo will develop into mature embryo। ये mature embryo में आप क्या क्या देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दो स्ट्रक्चर्स है, ये जो मैं पिंक कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, these are the two cotyledons of a dicot embryo, these are the two cotyledons of dicot embryo, जो मैं शेड भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। so this becomes your cotyledons, so और एंड द रिमेनिंग पार्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट मैं कलर चेंज कर लूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आई विल यूज दिस कलर, मे बी नो, मे बी ब्लू। ओके, सो दिस रिमेनिंग पार्ट व्हाट आई एम शेडिंग, दिस रिमेनिंग पार्ट व्हाट आई एम शेडिंग, तो ये जो वाला रिमेनिंग पार्ट है दोस्तों, अंडरस्टूड? सो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको सॉरी ये जो मैंने शेड किया हुआ पार्ट है दोस्तों, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, सॉरी इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस।
अंडरस्टूड। सो आप देख सकते हो दोस्तों, मेच्योर एम्ब्रियो के अंदर ये जो पिंक कलर के जो मैंने कलर किया हुआ है, दिस पिंक कलर व्हाट आई हैव कलर्ड, दीज आर द टू कॉटिलिडन्स ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो एंड द रिमेनिंग पार्ट व्हाट आई हैव शेडेड, सो दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल है, प्लूमेला, आगे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले एक सेल था जाइगोट, दिस अंडरवेंट डिवीजन टू फॉर्म टू सेल्स, this is called as proembryo, this proembryo will further divide to form globular embryo, it will form globular embryo। क्यों इसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस एम्ब्रियो इज लुकिंग लाइक अ ग्लोब, that is why this is called as globular embryo। and this chain of cells, this vertical chain of cells what you are seeing, these are called as suspensor। Understood? Then globular embryo will become heart shaped embryo, then this heart shaped embryo will become mature embryo, this heart shaped embryo will become mature embryo। Understood? So now you can see, अब हमने जो पढ़ा है वही स्लाइड्स में है। अंडरस्टूड। अब हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, द zygote give rise to proembryo which subsequently becomes globular embryo, it becomes heart shaped and then it becomes mature embryo। अंडरस्टूड। तो हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट आप देख सकते हैं, जाइगोट विल अंडरगो लॉट ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो, और डाइकॉट और मोनोकॉट्स में इनिशियल स्टेजेस जो होते हैं दोस्तों, इट इज सेम, लेकिन लेटर ऑन इट विल चेंज, ठीक है। तो डाइकॉट में एम्ब्रियो कैसे बनता है, पहले जाइगोट होता है, जाइगोट विल बिकम प्रो एम्ब्रियो विल बिकम ग्लोबुलर विल बिकम हार्ट शेप्ड विल बिकम मैच्योर एम्ब्रियो, राइट। ओके, नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। सो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो में दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं। सो देयर आर 3 पार्ट्स, क्या क्या ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है दोस्तों, इसके अगेन देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज एपिकॉटाइल, वन इज हाइपोकॉटाइल। क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इन टर्म्स को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। हाइपोकॉटाइल, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। अगेन एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज एपिकॉटाइल, वन इज हाइपोकॉटाइल। नाउ व्हाट, आप इधर देखें दोस्तों, नाउ लुक एट दिस डायग्राम सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो लुक एट दिस डायग्राम नाउ। सो ये जो है दोस्तों, सो दिस व्हाट आई एम will change the color, so this what you are seeing is the cotyledons, right? So this is one cotyledon and this is another cotyledon, so the remaining part is called as embryonal axis। so all this ये जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर ये सारे जो पार्ट्स है, this is called as embryonal axis। so this is your embryonal axis, अंडरस्टूड। अब दोस्तों एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। इन एम्ब्रियोनल एक्सिस देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज एपिकॉटाइल, वन इज हाइपोकॉटाइल। नाउ व्हाट इज एपिकॉटाइल, आप देख सकते हैं, व्हाट इज एपिकॉटाइल, सो द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, दैट इज कॉल्ड एज एपिकॉटाइल, एक काम करते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, राइट, सॉरी। So this is the level of cotyledons, right? So this is the level where the cotyledons are joining, right? So this is the level of cotyledons। so ये लेवल के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का हिस्सा है, so this part of embryonal axis is called as epicotyle। Understood? So the part above the level of cotyledons, the part of embryonal axis above the level of cotyledons is called as epicotyle। Understood? The part below the level of embryonal axis, so this part is called as hypocotyle, तो आप इधर देख सकते हैं,
आप स्लाइड्स में पढ़ भी सकते हैं. द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड एज हाइपोकॉटाइल. सो व्हाट इज एपिकॉटाइल? व्हाट इज एपिकॉटाइल? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा which is above level of cotyledons. Cotyledons. What is hypocotyl दोस्तों? What is hypocotyl? Hypocotyl is the part of embryonal axis below level of cotyledons. Level of cotyledons. Understood? Now अब ये जो एपिकॉटाइल है दोस्तों, it will end by a structure called as plumule. So this epicotyle has a structure called as plumule, which is also called as stem tip. और यही plumule है दोस्तों, this is the plumule which makes stem of plant. Understood? Which will make the stem of plant. Then hypocotyl will end with the part called as radicle. This radicle is also called as root tip. And this is radical root tip which makes the root of the plant. It makes the root of the plant. Now this radicle is covered by a cap like structure. अब ये जो radicle है दोस्तों, it is covered by a cap like structure which is called as root cap. और root cap क्या करता है? जो छोटे छोटे रूट्स को जो है उनको प्रोटेक्ट करता है. So the root cap will protect the इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रूट. तो छोटे छोटे जो इनिशियल स्टेजेस में जो रूट होता है इट इज वेरी वीक, तो उसको जो है ये रूट कैप प्रोटेक्ट करता है. सो अगेन वी विल रीड द स्लाइड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो आप देख सकते हैं एपिकॉटाइल टर्मिनेट्स विद प्लूम्यूल आल्सो कॉल्ड एज स्टेम टिप. तो यही स्टेम टिप है जो स्टेम को बनाएगा. एंड then we have hypocotyl terminates at its lower end as radicle. So the lower end of hypocotyl has radicle or root tip. Now this root tip, that is radicle, is covered with root cap. So there is root cap which covers the radicle, which helps to protect the delicate growing tissue. So क्या करेगा? root cap will protect the delicate tissues while they are growing in the soil. Understood? While they are growing in the soil. Okay guys, now we will study about monocotyledonous embryo. ठीक है दोस्तों. मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है दोस्तों? देयर इज ओनली सिंगल कॉटिलिडन. देयर इज ओनली वन कॉटिलिडन. अंडरस्टूड? उसके नेम में ही है दोस्तों, मोनो मतलब एक, कॉटिलिडन मतलब कॉटिलिडन. अंडरस्टूड? सो इन ग्रासेस दोस्तों, जो ग्रासेस होते हैं, ग्रास फैमिली होती है, उनके अंदर ये जो एक कॉटिलिडन है इसको हम कहते हैं स्क्यूटलम. तो आप देख सकते हैं इन ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटलम. The cotyledon is called as scutellum. So this is your scutellum. You can see this is your scutellum. Now this scutellum, अब ये scutellum जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, this scutellum is attached to side of the embryonal axis. तो embryonal axis जो है, so this whole thing is your embryonal axis. जो मैं draw कर रहा हूँ, this whole thing is your embryonal axis. embryonal axis के एक साइड पर, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पर स्क्यूटलम इज अटैच्ड. तो आप देख सकते हैं इधर एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड पर स्क्यूटलम जाकर अटैच होकर है. अंडरस्टूड? सो ये जो मैंने पर्पल से आउटलाइन किया है दोस्तों, दिस होल इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. तो ये जो सारा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. नाउ द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम. सो जहां पे स्क्यूटलम अटैच्ड है, सो दिस इज वेयर स्क्यूटलम इज अटैच्ड. तो ये अटैचमेंट का जो लेवल है दोस्तों, दिस इज द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम. अंडरस्टूड? सो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, मैं एक काम करता हूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं लाइन का ताकि आप लोगों को समझ में आ सके. सो आप देख सकते हैं, सो दिस लाइन is the level of this line is the level LVL level of attachment of मैं काम करता हूँ, थोड़ी अच्छी सी पेन में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. ठीक है? दिस लाइन इज द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम. सो ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन आपको ये दिखा रहा है कि ये लाइन ये दिखा रहा है कि दिस इज द लेवल वेयर द स्क्यूटलम इज अटैच्ड टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस. अंडरस्टूड? सो स्क्यूटलम
is attached to the side of the embryonal axis. तो एक साइड में स्क्यूटलम अटैच्ड है. now अब आप देखो दोस्तों, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, so this whole thing is your embryonal axis, this whole thing is your embryonal axis. एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड में, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले हिस्से में दोस्तों, आप ये स्ट्रक्चर को देखो. इसको हम कहते हैं रेडिकल, इसको हम कहते हैं रूट कैप. दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप. एंड रेडिकल एंड रूट कैप, दे आर enclosed in coleorhiza. So lower end of embryonal axis, it has radical. radical को कौन कवर करता है? radical को कवर करता है root cap. radical and root cap, they are covered by coleorhiza. Now the part of embryonal axis का वो वाला हिस्सा which is above the level of attachment of scutellum. So embryonal axis का वो वाला हिस्सा which is above, जो ऊपर है. किससे ऊपर है? जो ऊपर है, which is above the level of attachment of scutellum. So attachment of scutellum इधर है. So this is the level of attachment of scutellum. So this part of embryonal axis is called as epicotyle. So epicotyle के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, इधर shoot apex होता है. So there is shoot apex here and there are some leaves primordia. So इसके अंदर क्या होते हैं? shoot apex होता है. So this is the shoot apex and there are some leaves primordia. मैं एक काम करता हूँ, पेन का थोड़ी पतली वाली पेन ले लेता हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ सके. So there are some leaves primordia. सो एपिकॉटाइल के अंदर दोस्तों, एपिकॉटाइल के अंदर क्या क्या होता है? एपिकॉटाइल के अंदर शूट अपेक्स होता है एंड देयर आर सम लीफ प्राइमोर्डिया. नाउ दिस शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, दे आर एनक्लोज्ड इन कोलियोप्टाइल. अंडरस्टूड. मैं इधर मिटा देता हूं ताकि आप लोग देख सके. सो दिस शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, दे आर एनक्लोज्ड इन कोलियोप्टाइल. सो क्या पढ़ा हमने दोस्तों? हमने देखा कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक कॉटिलिडन होता है, इसको हम कहते हैं स्क्यूटलम. एंड रिमेनिंग पार्ट, दिस होल पार्ट जो मैंने पिंक कलर से आउटलाइन किया है, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर वाले हिस्से में क्या होता है दोस्तों? रेडिकल होता है, विच इज कवर्ड बाय अ रूट कैप. रेडिकल एंड रूट कैप आर कवर्ड बाय कोलियोराइजा. अंडरस्टूड. The part of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum. So ये जो लाइन है दोस्तों, this is the level of attachment of scutellum. So the part of the embryonal axis above this level is called as epicotyle. It is called as epicotyle. Understood? Epicotyle में क्या होगा दोस्तों? shoot apex होता है, जिससे shoot आता है, जिससे stem आता है, right? And there is some leaf primordia. Now leaf primordia and shoot apex, they are covered by coleoptile. अंडरस्टूड. सो यही चीज यहां पर भी लिखी है दोस्तों, आप देख सकते हैं. एट लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, लोअर एंड में एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल, उसके अंदर रेडिकल रहेगा एंड अ रूट कैप enclosed in coleorhiza. द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो वाला हिस्सा विच इज अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम, जो स्क्यूटलम के अटैचमेंट के लेवल के ऊपर है, उसको हम कहते हैं एपिकॉटाइल. एपिकॉटाइल में क्या होता है दोस्तों? शूट अपेक्स होता है, थोड़े लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं. दिस शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, दोनों शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, दे आर एनक्लोज्ड इन कोलियोप्टाइल. अंडरस्टूड. नाउ वी विल स्टार्ट विद सीड. सो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल विल बिकम सीड. इधर देखें दोस्तों, ये डायग्राम आप देखें. सो this is ovule. So this is ovule, right? ये क्या है? These are your integuments. Now this is the embryo sac present inside the ovule, right? This is the embryo sac present inside the ovule. Post fertilization में क्या होगा दोस्तों? Inside the embryo sac there will be formation of embryo here. So this white color is the embryo, and this white color is the endosperm.
अब क्या होगा दोस्तों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, ये जो इंटेग्यूमेंट्स है दोस्तों, ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, दीज इंटेग्यूमेंट्स दे विल बिकम हार्ड एंड दे विल बिकम सीड कोट। तो क्या होगा दोस्तों, इंटेग्यूमेंट्स हार्ड हो जाएंगे और क्या बनेंगे, सीड कोट, सीड कोट बनेंगे दोस्तों। अंडरस्टूड, सीड कोट बनेंगे। अब ये सीड कोट के अंदर सो इंटेग्यूमेंट्स क्या हो गए, इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट बन गए। सो दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। अब ये जाकर सीड कोट बन गए। तो अब सीड के अंदर क्या होगा दोस्तों, ऑब्वियसली देयर विल बी एम्ब्रियो। सो सीड के अंदर क्या होगा, देयर विल बी एम्ब्रियो हियर एंड देयर विल बी एंडोस्पर्म हियर। सो दिस इज द एम्ब्रियो एंड देयर इज एंडोस्पर्म हियर, एंडोस्पर्म हियर। अब ये जो सीड कोट है दोस्तों, ये जो सीड कोट है, इट विल हैव अ स्मॉल गैप, इट विल हैव अ स्मॉल गैप। सो ये गैप क्या है दोस्तों, ये गैप कुछ नहीं है, ये जो माइक्रोपाइल है दोस्तों, ये जो माइक्रोपाइल है, इन माइक्रोपाइल देयर इज अ गैप हियर, दिस गैप विल रिमेन लाइक दैट ओनली। सो ये जो माइक्रोपाइल, जो ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल जो गैप है दोस्तों, इंटेग्यूमेंट्स में जो गैप है, वैसे ही सीड कोट में भी वो गैप वैसे ही रहेगा। अंडरस्टूड, सो दिस गैप विल बी प्रेजेंट हियर। अंडरस्टूड, ओके। सो आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट इन विच सीड इज ऑफनली कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सो सीड के अंदर क्या क्या होता है, सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होते हैं। सो द सीड विल हैव सीड कोट एंड इट विल हैव एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो वही इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, द सीड हैज सीड कोट, cotyledons and embryonal axis. Sometimes even endosperm is present, not all the time, sometimes endosperm is present. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन, इंटेग्यूमेंट्स जो ओव्यूल के हैं वो हार्ड हो जाएंगे टू फॉर्म प्रोटेक्टिव सीड कोट, दे विल बिकम सीड कोट। अंडरस्टूड। नाउ नाउ यू कैन सी आप देख सकते हैं दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एल्बुमिनस सीड्स एंड एल्बुमिनस सीड्स। नॉन एल्बुमिनस सीड्स और एल्बुमिनस सीड्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। नॉन एल्बुमिनस सीड्स का मतलब क्या है दोस्तों, ये वो वाले सीड्स हैं जिसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको एम्ब्रियो ने कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया तो सीड में कोई एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। ये सीड्स को हम कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड्स। एग्जांपल पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। देन वी हैव एल्बुमिनस सीड्स। व्हाट इज एल्बुमिनस सीड्स दोस्तों, ये वो वाले सीड्स हैं जिनमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म रहेगा, देयर विल बी सम रेसिडुअल एंडोस्पर्म। why it is residual, why there is presence of residual endosperm, because the endosperm is not completely used by the embryo। तो एम्ब्रियो ने सारे एंडोस्पर्म को यूज नहीं किया तो थोड़ा एंडोस्पर्म बच जाएगा। एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर एंड कोकोनट। अंडरस्टूड। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एल्बुमिनस सीड्स, नॉन एल्बुमिनस सीड्स पढ़ा दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है हमें पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म दोस्तों, थोड़े सीड्स के अंदर इवन द न्यूसेलस विल बी देयर। सो सम सीड्स विल हैव सम अमाउंट ऑफ न्यूसेलस इन देम। अंडरस्टूड, तो उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। आप देख सकते हैं, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस is called as perisperm and it is seen in black pepper and beet. It is seen in black pepper and beet. So the micropyle remains as a small pore in the seed coat. So जो इंटेग्यूमेंट्स में जो होल था दोस्तों, इंटेग्यूमेंट्स में जो गैप था, that is the micropyle, that is the that is the micropyle will remain like that only as a gap in the seed coat। अंडरस्टूड, तो एक होल की तरह ही सीड कोट में भी रहेगा दोस्तों। अब क्यों ये ऐसे रहेगा, ये जो गैप है दोस्तों, जब आप एक सीड को लोगे, आप उस सीड को आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, इसी गैप से जो है पानी, ऑक्सीजन सब इसके अंदर जाएगा। तो सीड के अंदर वाटर, ऑक्सीजन विल गो इनसाइड द सीड थ्रू दिस गैप। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, अंडरस्टूड। Okay, now we will study a very important thing that is called as dormancy. That is called as dormancy. What is dormancy? So जैसे जैसे seed mature होता है दोस्तों, so जैसे जैसे seed mature होता है, as seed matures, तो जैसे जैसे seed mature होगा तो क्या होगा, seed will lose water, seed will lose water। इसको हम कहते हैं dehydration, right? This is called as dehydration। एंड इसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे सीड मेच्योर करेगा, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है दोस्तों, इसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। सो देयर विल बी डिक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिज्म
ऑफ एम्ब्रियो। सो जैसे जैसे सीड मेच्योर होगा दोस्तों, उसके अंदर दो चीजें होगी। एक है सीड विल बिकम डिहाइड्रेटेड, एंड जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। बिकॉज दीज टू थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि ये दो चीजें हो रही है, सीड विल एंटर इनटू डॉर्मेंसी। सीड विल एंटर इनटू डॉर्मेंसी, सो सीड डॉर्मेंसी में चला जाएगा। So as you can see, इधर इधर क्या लिखा हुआ है, as the seed matures its water content will decrease। जैसे जैसे सीड मेच्योर होगा उसका वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सीड बिकम्स ड्राई, तो सीड डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। और क्या होगा, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन, एम्ब्रियो का जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एम्ब्रियो विल एंटर इनटू डॉर्मेंसी। एम्ब्रियो विल एंटर इनटू डॉर्मेंसी। अब कब तक एम्ब्रियो डॉर्मेंसी में रहेगा, जब उस सीड को प्रॉपर टेम्परेचर मिला, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस मिले। व्हेन द सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन, लाइक उसको प्रॉपर पानी मिला, ऑक्सीजन मिला, प्रॉपर टेम्परेचर मिला, अगेन द एम्ब्रियो विल कम बैक फ्रॉम डॉर्मेंसी। एम्ब्रियो डॉर्मेंसी से वापस आएगा एंड इट विल जर्मिनेट एंड द एम्ब्रियो विल मेक अ प्लांट। अंडरस्टूड। तो आप देख सकते हैं, इन फेवरेबल कंडीशंस such as moisture, oxygen, suitable temperature, the seed will germinate। so embryo वापस से क्या होगा, इट विल कम बैक फ्रॉम डॉर्मेंसी। तो ये दोस्तों आप इस डायग्राम में देखें, ये सीड है, दिस इज द सीड कोट, दिस इज द एम्ब्रियो, दिस एम्ब्रियो विल अंडरगो इनटू डॉर्मेंसी, दिस seed will undergo into dormancy, and when the seed gets favorable conditions का मतलब क्या है, प्रॉपर मॉइस्चर मिला, ऑक्सीजन मिला, प्रॉपर टेम्परेचर मिला, सो TEMP मतलब टेम्परेचर, प्रॉपर वाटर मिला, ऑक्सीजन मिला, प्रॉपर टेम्परेचर मिला, तो क्या होगा, the seed will germinate, the embryo will come back from dormancy and it will make a plant। understood। now we will go with, so ये जो dormancy है दोस्तों, it is very important। why dormancy is important, because अगर सीड ड्राई नहीं होगा तो आप स्टोर कर सकते हो। आपके किचन में बहुत सारे सीड्स आपके मम्मा ने स्टोर किया हुआ है, क्यों स्टोर किया हुआ, क्यों इतना सीड्स को स्टोर करना इतना आसान क्यों है, बिकॉज सीड्स दे आर ड्राई। अगर सीड्स ड्राई नहीं होते, इट इज वेरी, बिकॉज द सीड इज इन डॉर्मेंट स्टेज, इट इज वेरी इजी फॉर द सीड टू स्टोर। अब आप एक फार्मर के निगाह से देखें दोस्तों, क्या फार्मर बिना सीड के एग्रीकल्चर कर सकता है, नहीं, क्योंकि वो हर प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड ही इस्तेमाल करेगा, वो जाएगा सीड डालेगा, प्लांट आएगा, राइट। अगर किसी को राइस की फार्मिंग करनी है तो वो कैसे करेगा, राइस के जो सीड्स है वो लेगा और he will put it in the soil and he will get rice plants, राइट। तो इतना आसान क्यों है सीड्स को, फार्मर इज स्टोरिंग द सीड, ही इज यूजिंग इन द नेक्स्ट सीजन, इतना आसान क्यों है, समझ में। मैं फिर से आपको क्वेश्चन करता हूं, इट इज वेरी इजी फॉर द फार्मर टू स्टोर द सीड एंड यूज इट इन द नेक्स्ट सीजन। एक फार्मर के लिए बहुत आसान होता है सीड्स को स्टोर करना और अगले सीजन में उस सीड्स को यूज कर कर झाड़ उगा, मतलब पौधे उगाना। क्यों ये आसान होता है फार्मर के लिए, बिकॉज द सीड बिकम्स ड्राई, द सीड एंटर्स इनटू डॉर्मेंट स्टेज, इट इज व्हाई इट इज वेरी इजी फॉर देम टू स्टोर। अंडरस्टूड। सो ये जो आप डायग्राम्स है दोस्तों, सो ये जो डायग्राम्स है, आप डायग्राम्स को देखो, ये जो डायग्राम है, सो दिस डायग्राम व्हाट यू आर सीइंग, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सीड। अब ये जो डायग्राम देखो, लुक एट दिस डायग्राम, हैव यू सीन, ये कहीं पे आपने देखा है इसको, ये कहीं पे आपने देखा है, दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक मोनोकॉट एम्ब्रियो, डजंट, जैसे मोनोकॉट एम्ब्रियो है वैसे नहीं लग रहा है आपको ये, इट लुक्स लाइक मोनोकॉट एम्ब्रियो, राइट, एंड इट हैज कोलियोप्टाइल है, कोलियोराइजा है, सो दिस इज द इनसाइड द सीड, सो इनसाइड द सीड दिस इज द सीड कोट, दिस इज द सीड कोट। अंडरस्टूड। सो यू कैन सी इनसाइड द सीड दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट। तो देखें कैसे अंदर है, सीड के अंदर कैसा एम्ब्रियो है, तो आप देख सकते हैं कि सीड के अंदर जो है दिस इज द मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड दिस इज द स्क्यूटलम, यू कैन सी, सो दिस इज द कॉटिलिडन और स्क्यूटलम। अंडरस्टूड। एंड ये जो है दिस इज इनसाइड द सीड, दिस इज द एंडोस्पर्म। सो अगर एक मेच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म है, दैट इज कॉल्ड एज एल्बुमिनस सीड्स, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट विद एडवांटेजेस ऑफ सीड। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड, एक सीड के क्या क्या फायदे होते हैं दोस्तों। सीड एड्स द प्लांट इन स्प्रेडिंग टू न्यू हैबिटाट। अगर एक प्लांट न्यू हैबिटाट में जाना चाहता है, अगर उसको उधर स्प्रेड होने, अगर वो स्पीशीज नए हैबिटाट में स्प्रेड होना चाहते हैं, तो सीड विल हेल्प देम,
राइट। सो और दोस्तों द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ सीड इज, सीड के अंदर दोस्तों इतना न्यूट्रिशन होता है, एक सीड के अंदर इतना न्यूट्रिशन तो जरूर होता है, जब इतना न्यूट्रिशन तो उसके अंदर होता है जब तक उसका जो बेबी प्लांट है, जो बेबी प्लांट है उसको फीड करने के लिए उसके पास इनफ न्यूट्रिशन होता है, जब तक वो बेबी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं स्टार्ट कर देगा। नहीं समझ में, मैं फिर से बोलता हूं, एक सीड है दोस्तों, वो सीड के अंदर, उसके अंदर इतना इनफ न्यूट्रिशन होता है कि वो बेबी प्लांट्स को जो है फीड कर सके, जब तक कि वो बेबी प्लांट खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करता। अंडरस्टूड। सो यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड बाय देयर ओन फूड रिजर्व अंडर द until they can perform photosynthesis independently। तो सीड के अंदर इतना खाना पीना होता है कि वो एक यंग बेबी प्लांट को फीड कर सकता है, जब तक कि वो बेबी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं चालू करता। अंडरस्टूड। नाउ हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट्स द यंग एम्ब्रियो, जो सीड कोट हार्ड होता है इट कैन प्रोटेक्ट द यंग एम्ब्रियो। अंडरस्टूड। नाउ सीड आर फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है दोस्तों। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मेच्योर सीड्स, जो मेच्योर सीड होते हैं वो ड्राई होते हैं एंड दे आर इन डॉर्मेंट स्टेज, दे हेल्प, दे आर क्रूशियल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरेज। सो ये सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सीड आर फंडामेंटल फॉर एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर करना है तो सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। So because seed is dehydrated and seed is in dormancy, because seed is dehydrated and dormancy, the mature seeds they are dry and they are in dormancy, it is easy to store the seeds and you can use them in the next season। तो आप देख सकते हैं and then you can use them to grow crops in next season। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हमें यह पढ़ना है वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी ऑफ सीड, हमने वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन तो पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे वायबिलिटी ऑफ सीड। राइट, वायबिलिटी ऑफ सीड दोस्तों इट इज वेरी वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग। अ सीड कैन बी वायबल फॉर ईयर्स, कोई सीड है दोस्तों इट कैन बी वायबल, इट कैन बी वायबल फॉर ईयर्स। व्हाई इट विल बी वायबल फॉर ईयर्स? बिकॉज यस, बिकॉज जो सीड होता है इट विल बी इन डॉर्मेंट स्टेज, right? Because the seed will undergo into dormant stage, the seed can be viable for many years, many years। अब आप एग्जांपल यहाँ पे देखो दोस्तों, सो आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, एक सीड है विच इज कॉल्ड एज लुपाइन सीड, जो लुपाइनस आर्टिकस प्लांट से मिला था। तो लुपाइनस आर्टिकस एक प्लांट है, इसका सीड हमें मिला था, कहां से मिला था? वी फाउंड इट इन आर्कटिक टुंड्रा। सो साइंटिस्ट in Arctic tundra they found a seed of Lupinus arcticus plant. This seed germinated after 10,000 years of dormancy। 10,000 साल के बाद भी यही सीड को जब इन्होंने मिट्टी में डाला तो नया प्लांट आ गया 10,000 साल के बाद। तो आप देख सकते हैं कि सीड दे आर वायबल फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द सीड्स आर इन डॉर्मेंट स्टेज। नाउ अनदर एग्जांपल आप देख सकते हो दोस्तों, डेट पाम सीड जो फिनिक्स डैक्टिलीफेरा से मिला था। फिनिक्स डैक्टिलीफेरा इज द नेम ऑफ द प्लांट, और इसका जो सीड हमें कहा मिला था, इसका सीड मिला था किंग हेरोल्ड्स पैलेस नियर डेड सी। तो डेड सी के पास, जो डेड सी आपको सब पता है, इट इज अ लेक बट इट हैज सॉल्ट वाटर। इसका नाम सी है बट इट इज नॉट अ सी, यू कैन गो एंड चेक, इट इज अ बिग लेक बट इट इज अ वन ऑफ द लेक्स व्हिच हैज सॉल्ट वाटर इन देम। अंडरस्टूड। सो ये तो डेड सी है दोस्तों, ये डेड सी के पास किंग हेरोल्ड्स पैलेस के अंदर एक सीड मिला था, और वो सीड किसका था? फिनिक्स डैक्टिलीफेरा का था। ये जो सीड था दोस्तों इट वाज ये जो हमें मिला था 2000 ईयर्स के बाद मिला था हमें, यानी कि सीड रिलीज होकर 2000 ईयर्स हो गए थे, उसके बाद हमें ये सीड मिला एंड इट वाज स्टिल वायबल, नाउ वी विल गो विद द लास्ट फ्रूट becomes ओवरी जो है दोस्तों it will become fruit। now there are two types of fruit, fleshy fruit, dry fruit। fleshy fruit का मतलब फ्लैश होता है, फ्लैश का मतलब कभी आपने मैंगो खाया है तो मैंगो में जो आप येलो पार्ट खाते हो दैट इज द फ्लैश। सो fleshy fruits have flesh in them। ड्राई फ्रूट्स में कोई फ्लैश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्राउंडनट ओपन किया है तो आप ग्राउंडनट में देखोगे कि कोई इसके अंदर फ्लैश नहीं होता। जो आप ग्राउंडनट में खाते हो वो सीड है, अराउंड द सीड उसके कोई फ्लैश नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई सीड। एग्जांपल ऑफ फ्लैशी सीड्स गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। एग्जांपल ऑफ ड्राई सीड ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। Now again there is one more classification of fruits। Fruits are classified as true fruits, fall fruits and parthenocarpic fruits। ट्रू फ्रूट्स का मतलब क्या है दोस्तों? ये वो वाले फ्रूट्स है जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनते हैं। फ्रूट्स दैट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रू फ्रूट्स।
एग्जाम्पल मैंगो, कीवी फ्रूट एंड ब्लूबेरी। अंडरस्टूड। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स। व्हाट इज फॉल्स फ्रूट दोस्तों? इसमें क्या होता है, जो थैलेमस है इवन दैट विल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अगर ओवरी फ्रूट को बनाएगी, ओनली इफ द ओवरी मेक्स द फ्रूट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के साथ थैलामस भी मिलकर फ्रूट को बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। सो द फ्रूट इन विच थैलामस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। एग्जांपल्स क्या है? स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड कैशू। तो ये एप्पल में आप देख सकते हैं दोस्तों, एप्पल में दिस इज द होल फ्रूट, दिस पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ ओवरी। सो इनसाइड द दिस, ये पार्ट जो है ओवरी से आया हुआ है, एंड इनसाइड दिस व्हाट यू आर सीइंग, दिस, these are the seeds, right? these are the seeds। और सीड के अंदर ये वाला जो आप देख रहे हो, this what you are seeing, this yellow color what you are seeing is the embryo, is the embryo। and बचा हुआ जो है, तो all this it is made up of thalamus, it is made up of thalamus। तो ये कट सेक्शन में भी आप इजीली देख सकते हैं। so all these are the seeds, these are, sorry, I will thin it down। so आप देख सकते हैं these are the seeds। आप सीड्स के अंदर एम्ब्रियो को भी देख सकते हैं। एंड ऑल दिस पार्ट इज मेड बाय द ओवरी। सो ऑल इसके ये अंदर वाला जो हिस्सा है, इट इज मेड बाय द ओवरी, एंड दिस पार्ट, ऑल दिस पार्ट इज मेड बाय द आउटर वाला जो पार्ट है, इट इज मेड बाय द थैलामस, इट इज मेड बाय द थैलामस। अंडरस्टूड। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स और सीडलेस फ्रूट्स। सो दोस्तों हमने अभी देखा कि ओवरी विल बिकम फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन कभी कभार क्या होता है, इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट विल फॉर्म, बट दिस फ्रूट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो ovary develops into fruit without fertilization is called as parthenocarpic fruits। these fruits are seedless। याद रखना parthenocarpic fruit में कोई seed नहीं होता। example banana, cucumber and grapes। understood। now we will start with the next topic, that is apomixis। so what is apomixis और apomixis कैसे होता है दोस्तों? अपोमिक्सिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अपोमिक्सिस। हमने देखा सीड कब बनता है, सीड फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो ओव्यूल विल बिकम सीड। बट इवन सर्टेन टाइम्स व्हाट विल हैपन, विदाउट फर्टिलाइजेशन आल्सो द सीड्स, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, दैट इज कॉल्ड एज अपोमिक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज अपोमिक्सिस। एग्जांपल ऑफ अपोमिक्सिस, स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेशियन ग्रासेस। अब दोस्तों कोई बंदा सीड देखेगा, एक फ्रूट है उसके अंदर सीड है, तो बंदा सोचेगा कि दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? अब तक हमने यही तो पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स आएंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल विल बिकम सीड। तो अब तक हमने पढ़ा सीड बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर अपोमिक्सिस है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। अपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? इन अपोमिक्सिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सीड without fertilization। so since there is no fertilization, apomixis becomes asexual reproduction। so आप देख सकते हैं दोस्तों, apomixis is asexual reproduction but it mimics sexual reproduction। जब आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये sexual reproduction है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीड है। सीड कैसे बनता है? सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बिकम सीड। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बिकम सीड। बट अपोमिक्सिस में दोस्तों फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, इसीलिए हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एंड दैट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अपोमिक्सिस? अपोमिक्सिस कैसे होता है? व्हाई अपोमिक्सिस हैपेंस? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अपोमिक्सिस? सो दोस्तों जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, तब हमने क्या देखा कि मेगास्पोर मदर सेल जो है, this will undergo meiosis and it will form 4 megaspores। this is called as megaspore tetrad। यही पढ़ा था ना, नॉर्मली यही होता है, megaspore tetrad। and all the megaspores they are haploid in nature। इसके बाद क्या होगा? 3 megaspores they will degenerate, बचा हुआ एक बचेगा, इसको हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है इट विल मेक एम्ब्रियो सैक के अंदर ये फीमेल गैमिट को बनाएगा एंड दिस फीमेल गैमिट विल बी हैप्लॉइड, राइट? यही स्टोरी हमने अब तक हमने पढ़ा। सो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों? नॉर्मली क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल इन द ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, इट विल अंडरगो मियोसिस। आफ्टर इट अंडरगोज मियोसिस, it will make 4 megaspore। this is called as megaspore tetrad।
और ये 4 मेगास्पोर में 3 मर जाएंगे, एक बचेगा, इसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है एम्ब्रियो सैक बनाएगा और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा जो हैप्लॉइड होता है, जो क्या होता है, हैप्लॉइड। लेकिन अपोमिक्सिस में क्या होता है दोस्तों, व्हाट हैपेंस इन अपोमिक्सिस, इंस्टेड ऑफ मियोसिस the microspore mother cell, the microspore mother cell, instead of meiosis it will undergo mitosis, it will undergo mitosis. Megaspore mother cell is diploid, so instead of undergoing meiosis, this megaspore mother will undergo mitosis. तो जब ये mitosis करेगा तो क्या करेगा, it will make megaspores, राइट। लेकिन ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा दोस्तों, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, दिस फंक्शनल मेगास्पोर विल बी डिप्लॉयड इंस्टेड ऑफ हैप्लॉइड। सो नॉर्मली हमने क्या देखा, हमने देखा कि फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है, इट विल बी हैप्लॉइड, राइट, इट विल बी हैप्लॉइड। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, द फंक्शनल मेगास्पोर विल रिमेन डिप्लॉयड, सो दिस फंक्शनल मेगास्पोर विल रिमेन डिप्लॉयड। सो ये जब फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक को बनाएगा, इसके अंदर जो फीमेल गैमिट होगा दोस्तों, दिस फीमेल गैमिट, एक्सेल और फीमेल गैमिट, एक्सेल भी कहते हैं ना इसको हम, एग सेल और फीमेल गैमिट, इट विल बिकम डिप्लॉयड, इट विल बिकम डिप्लॉयड। क्योंकि एक्सेल डिप्लॉयड है, इसी के पास सारा डीएनए है, तो यही डिप्लॉयड एक्सेल क्या करेगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनकर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम इनटू एम्ब्रियो। सो आप देख सकते हैं डिप्लॉयड एक्सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, तो आप देख सकते हैं डिप्लॉयड एक्सेल बन जाएगा विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। So the excel it will become diploid, मैंने आपको बताया कैसे बनेगा, without reductional division and develops into embryo without fertilization. Now what is the advantages of apomixis? एडवांटेजेस ऑफ अपोमिक्सिस अगर आपको समझना है दोस्तों, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, आप इधर देखें। सो आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, यू आर डूइंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप दो प्लांट्स को लेंगे, अब दो प्लांट्स को लेंगे, इनको आप क्रॉस करोगे और एक हाइब्रिड प्लांट बनाओगे। सो दिस इज योर हाइब्रिड प्लांट, सो दिस इज योर हाइब्रिड प्लांट विच इज सुपीरियर, हाइब्रिड प्लांट है जो क्या है, सुपीरियर है। सो दिस इज योर सुपीरियर हाइब्रिड प्लांट, सुपीरियर हाइब्रिड प्लांट। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, दो प्लांट्स को लेंगे, दो डिजायर्ड प्लांट्स को लेंगे, इनको क्रॉस करेंगे और एक हाइब्रिड प्लांट बनाएंगे जो कि सुपीरियर होगा, इट विल बी सुपीरियर। अब क्या करेगा दोस्तों, नाउ व्हाट विल हैपन, जब आपने क्रॉस किया, मैं आपको फिर से समझाता हूं। दो प्लांट्स से दो प्लांट्स को आपने लिया, इसको आपने क्रॉस किया और आपने सीड्स बनाया। इस सीड को जब आपने सॉइल में डाला, मैं आपको और क्लियर से समझाता हूं। सो दोस्तों, आपने दो प्लांट्स को क्रॉस किया, दो प्लांट्स को क्रॉस करने के बाद आपको सीड मिला। अब ये जो सीड है दोस्तों, इस सीड को आपने मिट्टी में डाला, सॉइल में डाला, एंड यू गेट अ प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट। नाउ दिस हाइब्रिड प्लांट दोस्तों इज सुपीरियर, एसयूपी का मतलब होता है सुपीरियर। अब दोस्तों फार्मर्स क्या करते हैं, दे विल यूज दिस सीड फॉर एग्रीकल्चर। ये सीड से वो एग्रीकल्चर करेंगे, ताकि क्यों, ताकि उनके जो फार्म में जो है हाइब्रिड प्लांट्स आए, सुपीरियर हाइब्रिड प्लांट्स आए और प्रोडक्शन ज्यादा हो। सो सुपीरियर हाइब्रिड प्लांट्स विल गिव मोर प्रोडक्शन, दे विल गिव मोर प्रोडक्शन और बेटर प्रोडक्शन, हम यूज कर सकते हैं बेटर। सो दे विल गिव बेटर प्रोडक्शन। सो फार्मर्स क्या करेंगे दोस्तों, दे विल यूज दिस सीड, सो फार्मर्स विल यूज दिस सीड। अंडरस्टूड, क्यों यूज करेंगे, ताकि उनके फार्म के अंदर हाइब्रिड प्लांट्स आए, सुपीरियर हाइब्रिड प्लांट्स आए और उनको बेटर प्रोडक्शन मिले। अब क्या होगा दोस्तों, जब ये हाइब्रिड प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा, इसकी प्रोजेनी बनेगी, इसके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोजेनी। ये किसका प्रोजेनी है, प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड प्लांट। सो अब क्या होगा दोस्तों, जब हाइब्रिड प्लांट अपने प्रोजेनी को बनाएगा, इस हाइब्रिड प्लांट से सिर्फ आधा डीएनए या आधा डीएनए जाएगा ना। आपने नहीं समझा, मैं फिर से आपको समझाता हूं। हाइब्रिड प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस कर क्या बनाएगा, प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड प्लांट। प्रोजेनी का मतलब बच्चा, ऑफस्प्रिंग ऑफ हाइब्रिड प्लांट बनाएगा। बट ये प्रोजेनी को सिर्फ आधा डीएनए मिलेगा ये हाइब्रिड प्लांट से, राइट। फ्रॉम दिस हाइब्रिड प्लांट
from this hybrid plant, he will get only half of the DNA, the baby of the hybrid plant. Baby of hybrid plant will get only half DNA of hybrid plant. रिमेनिंग आधा डीएनए कहीं और से आएगा ना पॉलिनेशन होकर. सो अब ये जो प्रोजेनी होगा दोस्तों, इसके जो सीड्स होंगे, सो ये जो प्रोजेनी के सीड्स होंगे दोस्तों, ये जो प्रोजेनी के जो सीड्स होंगे, दे विल नॉट गिव एज सेम रिजल्ट एज द हाइब्रिड प्लांट एज दिस सीड. अंडरस्टूड. सो ये जो प्रोजेनी के जो सीड्स होंगे दोस्तों, दे विल नॉट गिव एज दैट रिजल्ट एज दिस सीड. अंडरस्टूड. सो ये वाले जो सीड्स है, कौन से सीड्स है? जो प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड प्लांट से जो सीड्स निकले, ये वाले सीड्स वो रिजल्ट नहीं देंगे जो ये सीड्स देंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो प्रोजेनी है, दे विल गेट ओनली हाफ ऑफ द डीएनए फ्रॉम देयर हाइब्रिड पेरेंट. तो उनका जो पेरेंट था हाइब्रिड प्लांट, उससे उनको सिर्फ आधा डीएनए मिलेगा. आधा डीएनए विल कम फ्रॉम, हाफ डीएनए विल कम फ्रॉम समवेयर एल्स. सो दे विल गेट ओनली हाफ डीएनए फ्रॉम द सुपीरियर प्लांट. सो ये जो सीड्स निकलेंगे हाइब्रिड प्लांट के बच्चों से, जो सीड्स निकलेंगे, दे विल नॉट गिव द सेम रिजल्ट. दे विल नॉट गिव सेम रिजल्ट. अंडरस्टूड. दे विल नॉट गिव सेम रिजल्ट एज दिस सीड. सो अब हम क्या करेंगे? अगर हमने अपोमिक्सिस किया, अपोमिक्सिस में क्या होगा दोस्तों? इन अपोमिक्सिस देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सारा डीएनए, हाइब्रिड प्लांट का सारा डीएनए उसके प्रोजेनी में चला जाएगा. जब सारा डीएनए उसके प्रोजेनी में चला जाएगा, ये जो सीड्स है, दे विल गिव सेम रिजल्ट एज दिस सीड. राइट. सो दे विल गिव सेम रिजल्ट एज दिस सीड. अंडरस्टूड. तो अपोमिक्सिस में क्या होता है दोस्तों? अपोमिक्सिस में क्या होता है? ये एक एडवांटेज होता है. तो फार्मर्स, अगर हमने फार्मर्स को ऐसा प्लांट दे दिया जो अपोमिक्सिस से सीड को प्रोड्यूस कर सकता है, तो हर साल उन्हें हाइब्रिड सीड, तो ये जो है दोस्तों, दिस इज द हाइब्रिड सीड. सो दिस इज द हाइब्रिड सीड. तो उन्हें हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी. हाइब्रिड सीड्स आर वेरी कॉस्टली. तो अगर आपने अपोमिक्सिस कर दिया, तो हाइब्रिड प्लांट के जो बच्चे हैं दोस्तों, दे विल गेट ऑल द डीएनए, बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, दे विल गेट ऑल द डीएनए फ्रॉम द हाइब्रिड प्लांट, और उनके जो सीड्स होंगे, दे विल प्रोड्यूस एज सेम रिजल्ट एज अ हाइब्रिड सीड. अंडरस्टूड. तो ये फार्मर के लिए एडवांटेज होगा. ही डजंट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर. अंडरस्टूड. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अपोमिक्टिक सीड्स डू नॉट हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर एज दे कंजर्व द डिजायर्ड ट्रेट ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स. तो हाइब्रिड प्लांट्स के जो आपने हाइब्रिड करके बनाया था, वो प्लांट के डिजायर्ड ट्रेट्स को अपोमिक्टिक प्लांट्स के अंदर वो वैसे ही रहेगा. राइट. सो इससे क्या होगा दोस्तों? द फार्मर डजंट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर. Right. So lot of research is happening how to develop apomictic seeds. Now the last topic is polyembryony. What is polyembryony दोस्तों? Normally हमने पढ़ा एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है. राइट. सो दिस इज वन सीड. एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है. अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो गए, इसको हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. Now what is the mechanism of polyembryony? पॉलीएम्ब्रियोनी क्यों होता है, किस वजह से होता है? सो नॉर्मली दोस्तों, ये तुम्हारा ओव्यूल है. सो दिस इज योर ओव्यूल. ये जो है आपके इंटेग्यूमेंट्स है. राइट. सो दिस इज, सॉरी, ओह स्वेटी हैंड्स, शिट. सो ये जो है इंटेग्यूमेंट्स है. राइट. इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या होगा दोस्तों? देयर विल बी न्यूसेलस टिश्यू. सो ये सारा जो टिश्यू है, ये न्यूसेलस है. न्यूसेलस के अंदर क्या होगा? इनसाइड द न्यूसेलस देयर विल बी एम्ब्रियो सैक, एंड इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो. zygote will develop into embryo. राइट. सो दिस इज अ zygote. ये जो zygote है, जो एम्ब्रियो बन रहा है. सो फर्टिलाइजेशन हो गया है एम्ब्रियो सैक के अंदर. दिस इज अ zygote which is becoming embryo. अब क्या होगा दोस्तों? जब ये स्टेज में है, जब ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा? ये जो न्यूसेलस टिश्यू है दोस्तों, दिस न्यूसेलस टिश्यू विल गो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. ये जो न्यूसेलस टिश्यू है दोस्तों, इट विल गो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. दे विल आल्सो टेक पार्ट इन एम्ब्रियोजेनेसिस. सो द न्यूसेलस टिश्यू, तो क्या हो रहा है? न्यूसेलस टिश्यू विल पियर्स एम्ब्रियो सैक.
विल इन्वेड, पियर्स से अच्छा वर्ड है इन्वेड, इन्वेड का मतलब वो घुस जाएंगे अंदर, विल इन्वेड, इन्वेड एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक को इन्वेड करेंगे, and and the cells of the nucellus they also take part in embryogenesis, they also go and they will also take part in embryogenesis, जिसके वजह से क्या होगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे, इसको हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी। अंडरस्टूड दोस्तों, अंडरस्टूड। सो अब हम स्लाइड्स को पढ़ेंगे और हम समझेंगे, ऑलरेडी हमने अब समझ लिया, हम सिर्फ स्लाइड्स को पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी, एग्जांपल सिट्रस एंड मैंगो। व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, ऑलरेडी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के जो सेल्स है, सॉरी न्यूसेलस के जो सेल्स है, ये जो न्यूसेलस के सेल्स है, दे विल गो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, दे विल गो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एंड दे विल आल्सो टेक पार्ट इन एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाएंगे। तो आप इधर देख सकते हैं, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, some of the nucellar cells they protrude inside the embryo sac, protrude का मतलब अंदर जाना, they protrude inside the embryo sac and develop into embryos, and develop into embryos, जिसकी वजह से क्या होगा, in such species each ovule contains many embryos, in such species each ovule will contain many embryos। तो दोस्तों हमने ये चैप्टर को खत्म किया, हमने सारे टॉपिक्स को पढ़ा, सो थैंक यू एंड we will see you with the next chapter।